हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के सब्जेक्ट जूलॉजी पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी के अंतर्गत फर्स्ट वीडियो में आपने सेल की स्ट्रक्चर, टाइप्स, शेप एंड साइज के बारे में जाना था और दूसरे वीडियो में सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। उसी कड़ी में और उसका रिवीजन करते हुए कि सेल में कौन कौन से ऑर्गेन्स हैं उनके बारे में और इस वीडियो में आपको थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। जितने भी कोशिका के अंदर अंगक हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, वेरी स्मॉल है, माइक्रोस्कोपिक है, परफॉर्म वेरियस फंक्शन फॉर ए सेल। कोशिका के अंदर जितने भी कार्य हो रहा है वो इन्हीं अंगकों के द्वारा हो रहा है और ये सब के सब साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकते हैं, अर्थात इन ऑर्गेनेल्स के ऊपर मेम्ब्रेन भी हो सकती है, बिना मेम्ब्रेन के भी हो सकते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकते हैं। फर्स्ट अपन बात करते हैं सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसकी स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाइलिपिड लेयर के सेल मेम्ब्रेन है, जिसमें ये आउटर साइड है, ये इनर साइड है, साइटोप्लाज्म है, ये आउटर साइड है, ये प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स इसमें लगे हुए हैं, ये कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी हुई है, लिपिड बाइल लेयर होगी। डबल लेयर ऑफ फास्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सराउंड्स आउटसाइड ऑफ ऑल सेल्स, चारों तरफ से कोशिका को घेरती है। ये एंटर्स एंड लीव्स दी सेल्स, कंट्रोल करती है क्या चीजें अंदर जाएंगी और कौन सी चीजें सेल से बाहर निकलेंगी। इसको कंट्रोल करने का काम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। लिविंग लेयर है, ये फास्फोलिपिड्स जो मॉलिक्यूल्स हम कह रहे हैं जिसके द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स से बनी हुई, उसकी ये संरचना है जिसमें ये हेड कहलाता है, ये ग्लिसरॉल का बना हुआ होता है, एंड फॉस्फेट का, और ये हाइड्रोफिलिक टेल होती है जो वाटर को अट्रैक्ट करती है, फैटी एसिड टेल कहलाती है। टेल आर मेड ऑफ फैटी एसिड एंड आर हाइड्रोफोबिक। ठीक, हेड हाइड्रोफिलिक है, टेल हाइड्रोफोबिक है, वाटर को दूर करती है, वाटर दूर करती है, हाइड्रोफिलिक, अट्रैक्ट वाटर। मेकअप ए वाई लेयर where trails point inwards or outwards each other। इस प्रकार से ये इनकी लिपिड्स की स्ट्रक्चर रहती है। कैन मूव लेटरली टू अलाउ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये इनको अलाउ करती है, एंटर करती है मॉलिक्यूल्स को। द सेल मेम्ब्रेन इज फ्लूइड के लाइक में, इसकी हम डिटेल में स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन की ऑर्गेनेल्स के अलग से स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तब हम इसमें डिटेल में एक बार और डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोफिलिक रीजन ऑफ प्रोटीन का है, ये फॉस्फोलिपिड्स के बाई लेयर है। इस प्रकार से ये मॉलिक्यूल्स इन सेल मेम्ब्रेन आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड चेंज, ये चेंज होते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो दो तरह के प्रोटीन है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो प्रोटीन हेल्प मूव लार्ज मोलिक्यूल और aid in cell recognition. Peripheral proteins are attached on the surface, inner or outer. Integral proteins are embedded completely through the membrane. Cell membrane in plants lies immediately against the cell wall. Cell wall के अंदर सेल मेम्ब्रेन ये उपस्थित रहती है इन प्लांट सेल्स। pushes out against the cell wall to maintain cell shape को मेंटेन करने के लिए। सेकंड फीचर है सेल वॉल, फाउंड आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल उपस्थित होती है। नॉन लिविंग लेयर के रूप में होती है सेल मेम्ब्रेन, लिविंग लेयर के रूप में, ये नॉन लिविंग लेयर के रूप में होती है, जीवित कोशिकाएं नहीं होती। सपोर्ट एंड प्रोटेस्ट सेल्स, ये सपोर्ट करती है, प्रोटेस्ट करती है। फाउंड इन प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया, इनमें ये सेल वॉल मिलती है, एनिमल में सेल वॉल अनुपस्थित होती है। साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन से घिरी हुई जो संरचना है, जेली लाइक सब्सटेंसेस है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसके अंतर्गत ये एक मीडियम प्रोवाइड कराता है जिसमें केमिकल रिएक्शन हो सकती है, इस तरीके का वातावरण ये बनाता है। कंटेंट ऑर्गेनेल्स भी इसी में ही उपस्थित होते हैं और द कंट्रोल ऑर्गेनेल जो है न्यूक्लियस, सभी
अंगों को पे और कोशिका पे जो नियंत्रण करता है वो न्यूक्लियस करता है। कंट्रोल्स दी नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ सेल की सामान्य गतिविधियों का नियंत्रण करने के लिए केंद्र उपस्थित होता है। कंटेन्स दी डीएनए इन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में उपस्थित है। बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर एनवेलप मेम्ब्रेन विद पोर्स, केंद्र जो है एक ने केंद्र की झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है और जिसमें न्यूक्लियर पोर्स उपस्थित होते हैं। यूजुअली द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स है न्यूक्लियस। ईच सेल हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट कैरी जीन्स, न्यूक्लियस के अंतर्गत जीन्स उपस्थित होंगे। जीन्स कंट्रोल सेल कैरेक्टर्स, कोशिका के जो भी कैरेक्टर्स है उनको ये जीन्स ही कंट्रोल करेंगे। न्यूक्लियर एनवेलप डबल मेम्ब्रेन एनवेलप है, आवरण झिल्ली है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रहती है और इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और कंटेन न्यूक्लियर, इसमें न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जिसके द्वारा मटेरियल अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क का जो कंडेंस होकर के क्रोमोसोम्स बन जाता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज फाउंड। डीएनए is spread out and appear as chromatin in non-dividing cells, और डीएनए is condensed and wrapped around protein forming as chromosome in dividing cells। ये नॉन डिवाइडिंग और डिवाइडिंग सेल्स में इस तरह क्रोमोसोम्स के रूप में ये क्रोमेटिन नेटवर्क के रूप में डीएनए उपस्थित रहता है। अब ये डीएनए क्या करता है? डीएनए इज ए हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ द सेल्स, ये हेरिडिटरी मटेरियल है और जीन्स दैट मेक अप द डीएनए मॉलिक्यूल्स कोड फॉर द डिफरेंट प्रोटीन्स। ये डीएनए की डबल हेलिकल संरचना, जब डीएनए की संरचना पढ़ेंगे तब इनमें डिटेल और हम जानकारी लेंगे। न्यूक्लियस भी के अंदर उपस्थित होता है और ये जब कोशिका डिवाइड होती है तब डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है और राइबोसोम्स उत्पन्न करता है। राइबोसोम्स का निर्माण न्यूक्लियस के द्वारा आ रहा था और ये राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री है। साइटोस्केलेटन, साइटो मतलब कोशिका का कंकाल तंत्र, जैसे ह्यूमन का ये वर्टिब्रल कंकाल तंत्र है, ऐसे कोशिका का ये कंकाल तंत्र है जिसके अंतर्गत ये कोशिका के शेप को या आकृति को डिजाइन करते हैं। आल्सो है ऑर्गेनल्स किस तरह से मूव करेंगे उसको ये कंट्रोल करते हैं। मेड ऑफ प्रोटीन्स के बने हुए हैं और माइक्रोफिलामेंट्स आर थ्रेड लाइक मेड ऑफ एक्टिन, एक्टिन के बने हुए माइक्रोफिलामेंट्स उपस्थित होते हैं और ट्यूबुलिन के बने हुए माइक्रोट्यूबल्स उपस्थित होते हैं। दैट इज द माइक्रोट्यूबल्स और माइक्रोफिल, ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये ट्यूबल्स हैं, ये फिलामेंट्स और ये ट्यूबल्स, ये दो तरह से। सेंट्रियोल्स, अगला ऑर्गेनल्स है सेंट्रियोल्स, दो सेंट्रियोल मिलकर सेंट्रोसोम का निर्माण करते हैं। फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है कि एनिमल सेल्स में उपस्थित होता है और प्लांट सेल्स में अनुपस्थित है। पेयर्ड रूप में होता है न्यूक्लियस के नजदीक ही और माइक्रोट्यूबल्स का बना हुआ होता है। एपियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन फॉर्मिंग माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हेल्प टू पुल क्रोमोसोम्स पेयर अपार्ट टू अपोजिट एंड ऑफ द सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, अगला ऑर्गन्स प्लूरल माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियन और प्लूरल माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल्स, ये ऊर्जा उत्पन्न करने वाला घर कहलाता है। एटीपी का निर्माण यही होता है। जनरेट सेलुलर एनर्जी, जिसे एटीपी कहते हैं। मोर एक्टिव सेल्स लाइक मसल सेल्स हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया, मसल सेल्स जो ज्यादा एक्टिव रहते हैं, गतिविधि करती है, उनमें बहुत अधिक माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। बहुत प्लांट्स एंड एनिमल दोनों में ही माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन यही होता है, मतलब ग्लूकोज की जो बर्निंग होगी वो यही माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देखते हैं, सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के द्वारा सराउंडेड होता है और हैज इसका स्वयं का अपना एक डीएनए होता है और इसकी इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डेड होती है और ये फोल्डेड होके ये क्रिस्टी संरचना बनाती है, जैसे क्रिस्टी बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इनके क्रिस्टी के मध्य में मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, कार्ल मैट्रिक्स। इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसे आपको यहां जान लेना जरूरी है कि माइटोकॉन्ड्रिया कम फ्रॉम साइटोप्लाज्म इन द एग सेल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। देयरफॉर यू इनहेरिटेड योर माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम योर मदर्स। कहने का मतलब है जब स्पर्म ओवा में जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी उसके साइटोप्लाज्म में एग सेल्स का जाता है। इसका मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया जो आ रहा है वो मदर से आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER,
होलो मेम्ब्रेन ट्यूबुल्स हैं, कनेक्ट टू न्यूक्लियर एनवलप और सेल मेम्ब्रेन को जोड़ने वाली है ये, और इनका सिंथेसिस है सेल प्रोडक्ट और ट्रांसपोर्ट में। दो प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंड स्मूथ। रफ वो जिसमें राइबोसोम्स लगे होते हैं, स्मूथ जिसमें राइबोसोम्स लगे हुए नहीं होते। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम has ribosome on its surface, make membrane proteins and proteins for export out of the cells। membrane proteins है और ये proteins बनाती है राइबोसोम्स यूनिट में, प्रोटीन सिंथेसिस का काम यहाँ होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम proteins are made by ribosomes on ER surface, they are then threaded into the interior of the ER to be modified and transported। प्रमुख इसका फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये मेम्ब्रेन लिपिड जो है उनका निर्माण करती है और रेगुलेट कैल्शियम को रेगुलेट करती है मसल सेल्स में, और टॉक्सिक पदार्थ जो है लीवर में टॉक्सिक पदार्थ को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। प्रमुख 3 फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये एक सिस्टम बनता है जितनी भी मेम्ब्रेन हो उन सब का, कि ये न्यूक्लियर है और न्यूक्लियर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर ये स्मूथ, और फिर उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। राइबोसोम्स मेड ऑफ प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए के बने हुए होते हैं। इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं क्योंकि इन राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जॉइन अमीनो एसिड टू मेक प्रोटीन थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस, इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और इस राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होते हैं और फ्री अवस्था में भी होते हैं। कैन बी अटैच टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री अवस्था में भी साइटोप्लाज्म में होंगे। गोल्जी बॉडी, अगला ऑर्गन्स गोल्जी के रूप में, स्टेक्स ऑफ फ्लैटन सेक्स के रूप में ये एक के ऊपर एक स्टेक्स बनी हुई होती है, इस तरह से गोल्जी बॉडी उपस्थित होती है। हैव ए शिपिंग साइड, सिसफेस भी होता है, और रिसीविंग साइड ट्रांसफेस होता है, यहाँ से रिसीव करना और यहाँ से इसका शिपिंग करना। रिसीव प्रोटीन मेड बाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन बनते हैं उनको ये रिसीव करती है, और ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के रूप में ये मॉडिफाइड प्रोटीन को पिंच ऑफ करती है, भेजती है, ये दैट इज पिंच ऑफ करती है। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं, और ये गोल्जी बॉडी का फंक्शन है क्या क्या है कि लुक लाइक ए स्टेक ऑफ पैनकेक्स, इस तरह से, और ये मॉडिफाई करती है, सोल्ट करती है, पैकेजिंग करती है, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं, और स्टोरेज करती है और ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द सेल्स, ये काम इसका है। एक मशीनरी के रूप में ये काम करती है, जिस तरह से डायग्राम में दिखाई जा रहा है, ये पैकेजिंग वगैरह का काम। गोल्जी एनिमेशन, ये एक तरह से एनिमेशन है, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से आएगा, ये पिंच ऑफ हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये गोल्जी बॉडी में जाना है, गोल्जी बॉडी के जाने के बाद ये इसमें से निकल के फिर ये इसमें से सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलता है, ये मॉडिफाइड रूप में ये इस तरह से निकलता है। ये गोल्जी का एनिमेशन है, किस प्रकार से ये इसमें आता है, और यहाँ आने के बाद ये फिर इसमें मॉडिफाइड हो जाता है, मॉडिफाइड होकर ये प्रोटीन बाहर कोशिका के बाहर भेजा जाता है। मटेरियल ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी टू द सेल मेम्ब्रेन और वेसिकल्स के रूप में। लाइसोसोम्स, अगला ऑर्गन है लाइसोसोम्स, कंटेंट, इसके अंतर्गत डाइजेस्टिव एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, और ये फूड, बैक्टीरिया, इन सबों को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। प्रोग्राम फॉर सेल डेथ, एपोप्टोसिस जिसे कहते हैं, जो कोशिका डेड हो जाती है उसको नष्ट करने का काम भी इसी का है, जैसे ये प्रोग्रामिंग करता है, जिसे बोलते हैं एपोप्टोसिस। लाइस और रिलीज एंजाइम टू ब्रेक डाउन एंड रिसाइकल सेल पार्ट्स। लाइसोसोम डाइजेशन, ये लाइसोसोम डाइजेशन का डायग्राम है कि कोई भी सेल टेक ए फूड बाय फाइकोसाइटोसिस के द्वारा ये फूड अंदर जा रहा है, और ये धीरे धीरे इसमें डाइजेस्ट हो जाएगा, और फिर इसका वेस्ट मटेरियल इसको उपयोग में ले लिया जाएगा। सीलिया एंड फ्लैजेला, फंक्शन इन मूविंग सेल्स, इन मूविंग फ्लूइड्स और इन स्मॉल पार्टिकल्स अक्रॉस द सेल सरफेस। सीलिया छोटे होंगे और अधिक संख्या में होंगे, जबकि फ्लैजेला लॉन्गर होगा और फ्यूअर होगा, 1 या 2 या 3 ज्यादा होंगे। सेल मूवमेंट विद इन सीलिया और फ्लैजेला के द्वारा मूवमेंट जो है वो इस तरह दिखाई दे रहा है। फर्स्ट डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम में ये सीलिया के द्वारा मूवमेंट हो रहा है, ये कोशिका आगे जा रही है, ये फ्लैजेला के द्वारा मूवमेंट हो रहा है, ये सीलिया और फ्लैजेला का मूवमेंट है।
सीलिया मूविंग अवे डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द लंग्स, इस तरह से ये पार्टिकल्स ये हिलते रहते हैं आउट ऑफ द सीलिया ब्रोसिंग, ये डस्ट पार्टिकल लंग सेल्स के अंदर ये सीलिया लगे हुए हैं जो कंटिन्यूस वाइब्रेशन करते रहते हैं और डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकालते रहते हैं। वैक्यूल्स प्लांट सेल्स में उपस्थित होती है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है और इसमें भी कुछ स्टोरेज पदार्थ रहता है, स्मॉल और एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, वैक्यूल्स ये इन प्लांट दे स्टोर सेल्स है, उनको इकट्ठा करने का काम है। विभिन्न प्रकार के शुगर हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, लिपिड्स हैं, वेट्स हैं, साल्ट्स हैं, वाटर हैं, एंजाइम्स हैं, इन सबको वैक्यूल्स में स्टोरेज किया जाता है। क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, फाउंड ओनली इन प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग क्लोरोफिल, जिसमें क्लोरोफिल होता है जो प्रोड्यूसर के रूप में जैसे एल्गी हैं या प्लांट्स हैं उनमें ये उपस्थित है। यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू मेक ऑर्गेनिक फूड, ग्लूकोज बनाता है, फोटोसिंथेसिस क्रिया क्लोरोफिल के कारण होती है। एनर्जी फ्रॉम सन स्टोर इन द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ सुगर्स। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन के रूप में है, ये क्लोरोप्लास्ट होगा, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन में थाइलोकोइड्स होते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर जमे हुए होते हैं, इन्हें बोलते हैं स्टेक्स को बोलते हैं ग्रेना, और जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं, और स्ट्रोमा है जेल लाइक मटेरियल उसमें उपस्थित होता है। ओके, आज इतने ये सेल ऑर्गेनल्स को मैंने दोबारा आपके रिपीट कराया है जिससे कि आप ये जान सकें कि किस प्रकार से कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल अगले वीडियो में एक एक ऑर्गेनल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।